नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से मेरी विज्ञान की कक्षा में फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम स्थिर विद्युत के ही क्रम में जानेंगे कि तड़ित चालक क्या होते हैं एवं साथ ही साथ हम जानेंगे कि प्रेरण के द्वारा कैसे वस्तुओं को आवेशित किया जाता है और अंत में हम जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस स्थिर विद्युत के भाग 1 में बताई गई बातों को फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पढ़ी गई चीज़ों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कितना आवश्यक होता है। तो आइए बच्चों, भाग 1 में बताई गई बातों को हम फिर से दोहराते हैं। तो पहले भाग में हमने क्या क्या जाना था बच्चों? हमने जाना था कि वस्तुओं को रगड़ करके आवेशित किया जा सकता है। वस्तुओं में जब घर्षण किया जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। रगड़ने या घर्षण से वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण विद्युत ऊर्जा। फिर हमने जाना था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशन की सही पहचान प्रतिकर्षण होती है। जी हाँ बच्चों, हमने ये देखा था कि कोई भी वस्तु आवेशित है, इसका पहचान हमें किससे होगी? उन वस्तुओं के बीच के प्रतिकर्षण से। फिर हमने जाना था कि जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित हो सकता है वह पदार्थ विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है वह विद्युतरोधी या उसके विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तो ये तो बच्चों हमने जानी थी पहले भाग में जो चीज़ें, उसको हमने फिर से दोहराया। बच्चों, पहले भाग में बताई गई बातों के आधार पे हो सकता है आपकी जिज्ञासावश आपके मन में कुछ प्रश्न आए हों। तो आए देखें वो प्रश्न क्या हो सकते हैं। हो सकता है आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो कि किस प्रकार की वस्तुओं के आपस में घर्षण से स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। जी हाँ बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि हमने किन्हीं भी दो वस्तुओं को उठाया और उनको घर्षण के या उनको रगड़ा और उनके बीच में आवेश उत्पन्न हो गया। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं जिनके घर्षण से स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है? जरा सोचिए, विचार कीजिए, क्या हो सकता है कारण? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है कि जो वस्तुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी जिन वस्तुओं के अंदर आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता है। और किन वस्तुओं के अंदर आवेश प्रवाहित नहीं होगा? बिल्कुल सही बच्चों, जो वस्तुएं विद्युत की कुचालक होंगी। तो जहां पर विद्युत का आवेश प्रवाहित नहीं होता है वहीं पर स्थिर विद्युत होता है। जब आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? वो किसी भी वस्तु की सतह पर होगा, और जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर होता है, स्थिर होता है, वही तो होता है स्थिर विद्युत आवेश। तो यानी कि किसी भी वस्तु को घर्षण के द्वारा जब उसमें स्थिर विद्युत आवेश आता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली, जो वस्तुएं हैं वो क्या होनी चाहिए? विद्युत की कुचालक होनी चाहिए, यानी कि उनमें आवेश आसानी से प्रवाहित ना हो सके। और दूसरा, उन पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से अपनी कक्षा को छोड़ करके किसी दूसरे पदार्थ की कक्षा में जा सके। तो दो चीज़ों के आधार पर ऐसी दो वस्तुएं जो विद्युत की कुचालक हों और जिनके इलेक्ट्रॉन आसानी से सुगमता से अपनी कक्षा को छोड़ सकते हैं, उन्हीं वस्तुओं के बीच में स्थिर विद्युत आवेश आता है। अब दूसरा प्रश्न जो आपके मन में अवश्य उठा होगा वो क्या है, वो भी देखते हैं। वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश में किस वस्तु पर धन आवेश होगा और किस वस्तु पर ऋण आवेश होगा? ये भी सोचने वाली बात है बच्चों, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो क्या हुआ था? कांच की छड़ धन आवेशित हो गई थी और रेशम का जो कपड़ा था वो ऋण आवेशित हो गया था। इसके विपरीत जब हमने एबोनाइट की छड़ ली थी और उसको ऊनी कपड़े से या फलालैन के कपड़े से रगड़ा था तो क्या हुआ था? एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो गई थी और जो ऊन का कपड़ा था वो क्या था? धन आवेशित हो गया था। तो बच्चों, किसी भी पदार्थ में कौन सा पदार्थ ऋण होगा और कौन सा धन आवेश आएगा, आवेश की प्रकृति किस प्रकार की होगी, वो निर्भर करता है
उस पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं, कौन से पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कितनी सुगमता से अपनी कक्षा को छोड़ सकते हैं। जो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं वो धन आवेशित हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों, पहली भाग में बताई गई सारी बातों के आधार पे आपके मन में जो भी जिज्ञासावश कुछ प्रश्न उठे होंगे उनका भी उत्तर आपको मिल गया होगा। तो चलिए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है। बच्चों, किसी भी पदार्थ को आवेशित हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, घर्षण के द्वारा, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक से हमने पहले भाग में जाना। दूसरा होता है स्थिर विद्युत प्रेरण, और तीसरा होता है किसी भी आवेशित वस्तु को संपर्क में ला करके हम इस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है। जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा यहाँ हम चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक छड़ जो कि धन आवेशित है। जब हम किसी आवेशित छड़ को, चाहे वो धन आवेशित छड़ हो या ऋण आवेशित छड़ हो, उसको किसी चालक के समीप ले आते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब चालक के समीप ला रहे हैं तो क्या हो रही है, जब ये धन आवेशित है तो इस सिरे पे कौन सा आवेश आ जाएगा बच्चों, ऋण आवेश आ जाएगा, और इस चालक के दूसरे सिरे पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत प्रेरण के द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो आवेश होता है वो तब तक रहता है जब तक कि ये छड़ इसके समीप है। इस छड़ को हटाते ही, जहां हमने इस छड़ को उस चालक के पास से हटाया, आवेश भी हट जाएगा। तो हम इसे आवेशित कैसे करते हैं बच्चों, देखिए क्या करना होता है हमें। हमने एक छड़ ली है जो कि धन आवेशित है, और यहाँ हमने एक चालक लिया है। अब इस चालक के समीप जब हम इस छड़ को ले आते हैं तो हमने देखा क्या होगा, चालक का जो आगे वाला सिरा होगा, जो छड़ के समीप होगा, वो कौन से चार्ज उस पे आ जाएंगे, जी हाँ, ऋण आवेशित। क्यों? क्योंकि जो छड़ है आपकी वो धन आवेशित है, और उसके दूसरे सिरे पे क्या आ जा रहा है, धन आवेश आ जा रहा है। अब इस धन आवेश को हम उदासीन करते हैं। कैसे? अपने हाथों के द्वारा। हम जब उंगलियों से इसको यहाँ पे छूते हैं तो पृथ्वी से, जमीन से ऋण आवेश हमारे शरीर से होते हुए इस छड़ के इस सिरे पे आते हैं, और यहाँ का ये जो प्लस है, जो धन आवेश है, उसको उदासीन कर देते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं बच्चों, जो हमारा शरीर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। हमारे शरीर में आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसका ये वाला सिरा है, दूसरा सिरा है, वो क्या हो गया है, उदासीन हो गया है। और जब यह विद्युत की दृष्टि में उदासीन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये पूरी छड़ में फैल जाते हैं, और जब हम इस छड़ को हटाते हैं तो भी क्या होता है, जो हमारा चालक है वह ऋण आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया के आधार पे हम किसी भी चालक को ऋण आवेशित या धन आवेशित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने धन आवेशित छड़ ली थी। अब हम क्या करते हैं, हम एक विद्युत प्रेरण के द्वारा ही एक उदासीन गोले को हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं, हम उसको धन आवेशित करेंगे। और किसी भी उदासीन गोले को अगर हमें धन आवेशित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, जरा सोचिए, विचार कीजिए। जब हमने पिछले भाग में, पिछले जो हमने अभी प्रयोग किया था उसमें हमने चालक को ऋण आवेशित किया था, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, धन आवेशित छड़ की। तो यहाँ पर इस उदासीन गोले को हमें अगर धन आवेशित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल सही, ऋण आवेशित छड़ की। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले हमने एक उदासीन गोला लिया है, ये विद्युत का चालक होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसके समीप क्या ले आए हैं, हम ऋण आवेशित छड़ लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं विद्युत प्रेरण में क्या होता है, जब हम कोई भी वस्तु उसके समीप ले आते हैं तो उसके आगे के सिरे पे, उसके समीप वाले सिरे पे उसका विपरीत चार्ज आता है।
यानी कि अगर यह ऋण है तो इसके समीप पे कौन सा चार्ज आएगा? बिल्कुल धन आवेशित चार्ज आएगा। और उसके अगले सिरे पे यानी जो उससे दूर है सिरा, वहाँ पे कौन सा सिरा आएगा? ऋण आवेशित। वहाँ का सिरा होगा वो कौन से आवेश से आवेशित होगा? ऋण आवेशित। अब इस ऋण आवेशित को हमें हटाना है। हम कैसे क्या करेंगे? हम इस उदासीन गोले को किससे जोड़ देंगे? एक सुचालक तार से। अब चूंकि तार क्या है? विद्युत का सुचालक है। जब विद्युत का सुचालक होता है तो यहाँ पे जो ऋण आवेश है वो आसानी से, ये देखिए, आसानी से तार के माध्यम से जमीन में चला जाता है। और जब हमारा ऋण आवेश यहाँ से हट गया है तो देखिए अब क्या होता है? अब यदि ऋण आवेशित छड़ हटा ली जाती है तब भी गोला धन आवेशित बना होता है, क्योंकि जो इसका ऋण आवेश है वो जमीन में जा चुका है। यहाँ से ऋण आवेश हट चुका है। अब आपका जो उदासीन गोला था वो क्या हो गया है? धन आवेशित है। तो हमने देखा बच्चों कि स्थिर विद्युत प्रेरण, जो स्थिर विद्युत प्रेरण था, इसके द्वारा भी हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि घर्षण के द्वारा कैसे वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। अभी हमने जाना कि एक प्रेरण के द्वारा भी वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। अब यदि प्रेरण ऋण आवेशित है तो आपकी जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी? धन आवेशित। और यदि प्रेरण धन आवेशित है तो आपकी वस्तु ऋण आवेशित हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं आकाश में चमकने वाली बिजली की। जी हाँ बच्चों, जो आकाश में चमकता हुआ हमें दिखाई देता है कभी कभी वर्षा ऋतु में, बादलों का गड़गड़ाना और बिजली का चमकना। अब जानते हैं ये क्यों और कैसे होता है। सबसे पहले इसके बारे में किसने पता किया था? आकाशीय विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जी हाँ बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये वही थे जिन्होंने आवेशों के बारे में भी बताया था कि आवेश धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले आकाश में चमकने वाली बिजली के बारे में अध्ययन किया था। अब इसमें होता क्या है बच्चों? हो सकता है आपके घर में आपकी दादी नानी ने किसी ने इसके बारे में कहानी ज़रूर बताई होगी कि भगवान गुस्सा कर रहे हैं और बिजली को चमका रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बच्चों आप तो जानते हैं कि कोई भी वस्तु क्यों होती है, कैसे होती है, सबके पीछे विज्ञान होता है। तो आइए देखें इस आकाश में चमकने वाली बिजली के पीछे कौन सा विज्ञान है। जब हवा में बादल होते हैं, हवाओं और बादल में आपसी घर्षण के कारण ऊपरी क्षेत्र में बादल धन आवेशित और कुछ निचले क्षेत्र के बादल ऋण आवेशित हो जाते हैं। हमने देखा था कि घर्षण के कारण क्या होता है? स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाते हैं, वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। जब बादल और हवाओं के बीच में घर्षण होता है तो क्या होता है? कुछ बादल का जो ऊपरी क्षेत्र होता है वो धन आवेशित हो जाता है और जो किसी बादल का निचला क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? ऋण आवेशित होता है। अब बादलों में आवेश तो आ गया है, लेकिन ये आवेश प्रवाहित कैसे होते हैं? क्योंकि आपको तो मालूम है कि हवा जो होती है वो क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन वर्षा ऋतु में ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्षा ऋतु में क्या होता है? जो आपकी हवाएं होती हैं वो नम हो जाती हैं, उनमें नमी आ जाती है और ये नम वायु होती है वो विद्युत की सुचालक हो जाती है, यानी कि उनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। देखें, ऊपरी बादल और कुछ नीचे स्थित बादलों के बीच में वायु उपस्थित होती है। ये तो हमें मालूम ही है कि हवा बादलों के बीच में क्या होता है? वायु उपस्थित होती है। लेकिन वायु क्या होती है बच्चों? वायु जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जो नम वायु होती है, यह वायु नम हो जाने से विद्युत की सुचालक हो जाती है। और नम वायु कब होती है? वर्षा ऋतु में। आवेशित बादलों के मध्य इस नम वायु में से होकर तीव्र वेग से आवेश प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को वायु में विद्युत का विसर्जन कहते हैं। जब वायु नम हो गई है तो वो क्या हो गई है? विद्युत की सुचालक हो गई है, यानी कि उसमें से आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। और जब यही आवेश प्रवाहित होता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत विसर्जन। यह विद्युत विसर्जन तीव्र प्रकाश से आड़ी टेढ़ी रेखा के रूप में दिखाई देता है।
जिसे सामान्य भाषा में बिजली चमकना कहते हैं या आकाशीय विद्युत कहते हैं। तो जाना बच्चों आपने आकाश में बिजली कैसे चमकती है। बादल और वायु के बीच में घर्षण होता है और इसी घर्षण के कारण जो बादल होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं और इन आवेशित बादलों में से विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, नम वायु के कारण, और हमें आकाश में चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। अब आकाश में तो कई बार आपने चमकती हुई बिजली को देखा होगा, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बिजली गिर गई, या जो आकाश में चमकने वाली बिजली थी वो किसी भवन पे गिर गई, किसी वृक्ष पर गिर गई, कई बार ज़मीन पर भी गिर जाती है। तो आकाश में चमकने वाली जो बिजली होती है वो पृथ्वी तक कैसे आती है, आइए देखते हैं। जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से गुजरता है तो उस मीनार की जो छत होती है पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमने देखा था बच्चों, प्रेरण के द्वारा क्या होता है, जब कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो उस प्रेरण पे क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है। और जो हमारे बादल हैं वो घर्षण के कारण क्या हुए हैं, आवेशित हो चुके हैं। इस कारण से कभी कभी बादलों एवं छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी पर जाता है तो पेड़ पे उच्च विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है जिससे पेड़ आदि जल जाते हैं। इन घटनाओं को तड़ित आघात या बिजली का गिरना कहते हैं। जब बादल आवेशित हो जाते हैं और किसी भवन से या वृक्ष के ऊपर से गुजरते हैं तो प्रेरण के द्वारा क्या होता है, वो उससे विपरीत आवेश हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और इसी कारण जो बादलों का आवेश होता है वो भवन पर, वृक्ष पर या पृथ्वी पर आ जाता है। अब इससे बहुत नुकसान भी होता है। आपने सुना भी होगा कि बिजली के गिरने से कई कई भवन जो होते हैं वो पूरे जल जाते हैं, या जो वृक्ष होते हैं वो भी जल जाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर अगर बिजली गिर जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि बच्चों जो तड़ित चमक का जो स्थान जहाँ पे ये बिजली चमकती है उस जगह का जो ताप होता है वो लगभग 30,000 डिग्री तक हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए बच्चों, कितना ज़्यादा तापमान होता है उस जगह का जहाँ पर ये बिजली गिरती है। और आप क्या कल्पना कर सकते हैं इस बिजली को गिरने में कितना समय लगता है, बहुत ही कम समय। लेकिन ये जो बहुत कम समय होता है वो 1 सेकंड के 10वें भाग के बराबर होता है। जी हाँ बच्चों, 0.1 सेकंड, इतने ज़रा से समय में बिजली जो होती है बादलों से पृथ्वी तक आ जाती है। और जिस जगह पे ये बिजली गिरती है वहाँ का जो ताप होता है वो लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसी कारण उसके आसपास की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों अब आप विचार कर रहे होंगे कि इस बिजली के गिरने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। एक तो हमने देखा कि जहाँ पे ये बिजली गिरती है वहाँ के आसपास की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, यानी कि ये जो आकाश से गिरने वाली जो बिजली होती है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। आपके मन में ये ऐसा विचार आ रहा होगा, पर क्या इससे कुछ लाभ भी होते हैं? जी हाँ बच्चों, आकाश से गिरने वाली बिजली से हानि भी होते हैं और कुछ लाभ भी होते हैं। साथ ही साथ क्या इस आकाश से गिरने वाली बिजली को हम टाल सकते हैं? क्या हम इससे बच सकते हैं? तो आपके मन में उठे हुए इन प्रश्नों के उत्तर को हम इसी कक्षा में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकाश से गिरने वाली बिजली से होने वाली हानियां और लाभ कौन कौन से हैं। तड़ित आघात से हानि व लाभ। सबसे पहले हम हानि को देखते हैं, क्योंकि आपने अभी तक आकाश से गिरने वाली हानियों के बारे में ही सुना होगा। भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर आघात प्रभाव पड़ता है, घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। जो तड़ित है यानी कि जो आकाश से गिरने वाली बिजली है, जैसा कि हमने बताया था इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा तापमान है ये जहाँ पर भी गिरेगी उस स्थान को जला देती है। विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। जी हाँ बच्चों, बिजली कभी कभी आसपास भी गिरती है तो जो आपके विद्युत उपकरण होते हैं घर के, चाहे वो पंखे हों, टीवी हों, किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरण हों, इन्हें वह खराब कर सकती है। अब बात करते हैं इससे होने वाले लाभ की।
तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। जी हाँ बच्चों, जो आकाश से बिजली गिरती है वो हमारी पृथ्वी में की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को में वृद्धि करता है। कैसे करता है? क्योंकि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा के जल में मिलकर के हमारी पृथ्वी तक आते हैं। और नाइट्रोजन तो मालूम है बच्चों, हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरण से हमारी रक्षा करते हैं। ओजोन लेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चों कि जो ओजोन लेयर होती है वो क्या होती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पर भी ये जो तड़ित है वो क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन में बदल जाता है और ओजोन से क्या होता है बच्चों? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो यानी कि आकाश से जो बिजली गिरती है उससे हानि भी है और कुछ लाभ भी है। अब हम बात करते हैं कि क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ बच्चों, इस आकाश से गिरने वाली तड़ित से हम अपना बचाव भी कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आकाश से गिरने वाली जो बिजली होती है उसे हम तड़ित चालक के माध्यम से रोक सकते हैं। कैसे? बच्चों, ये होता है तड़ित चालक। अब आइए देखते हैं इसकी कार्यविधि कैसे होती है। जो तड़ित चालक होता है वो तांबे का बना होता है और ये इसकी जो ऊपर की आकृति होती है वो त्रिशूल नुमा होती है। त्रिशूल जैसे नुकीला होता है वैसे ही इसमें, जैसा आप इस चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए ये एक तड़ित चालक का ऊपरी हिस्सा है जो कि भवन के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है। किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आजकल ये बहुतायत से प्रयोग किए जा रहे हैं। ये किसी भी बिल्डिंग के या भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पे लगाया जाता है और यह तांबे का बना होता है। इसको किसी भी भवन के जब हम ऊपरी हिस्से पे लगाते हैं और इसका नीचे का हिस्सा जो होता है ये देखिए तार के माध्यम से हम इसे ज़मीन तक लेके आते हैं और यहाँ पे ढलवा लोहे के माध्यम से इसे यहाँ मोटी चादर के द्वारा इसे जोड़ देते हैं और नीचे के हिस्से में यहाँ पर जहाँ पे इसको लाते हैं ज़मीन के अंदर जब ये जाता है तो यहाँ पे क्या बच्चों डाल देते हैं हम? कोयला और नमक भी। अभी कोयला और नमक क्यों डालते हैं देखते हैं। जब भी कभी बादल जब आवेशित हो जाते हैं और इस भवन के आसपास आते हैं तो क्या होता है? ये चूंकि तांबे का होता है तो क्या होता है? ये विद्युत का चालक होता है, ये आप जानते हैं। ये क्या करता है? उस आवेश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और आवेश इस तार के माध्यम से होते हुए ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन में यहाँ पे कोयला, नमक, पानी आदि के होने से जो आवेश होता है वो पूरी तरीके से ज़मीन में फैल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा विद्युत जो आकाशीय बिजली होती है उससे हमारी रक्षा हो जाती है। हमारा जो भवन होता है वो सुरक्षित रह जाता है और साथ ही साथ आसपास के भवन भी सुरक्षित रहते हैं। इस तरीके से आप चित्र में भी देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से भवन के ऊपर तड़ित चालक लगाए गए हैं। अब तड़ित आघात से सुरक्षा के कुछ और भी उपाय होते हैं बच्चों। देखिए, तड़ित आघात बिजली गिरने की संभावना के समय यदि आप खुले मैदान में हैं तो आप नीचे ज़मीन पर लेट जाइए, या अगर आप लेट नहीं पा रहे हैं तो चित्र में दिखाई गई स्थिति के अनुसार इस तरीके से आप मैदान में बैठ भी सकते हैं। या एक और उपाय है, तड़ित के समय किसी पेड़ के नीचे कभी भी नहीं खड़े होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बादल जो आवेशित होते हैं वो वृक्ष के ऊपर भी उसकी जो बिजली होती है वो गिर सकती है। इसी प्रकार तड़ित के समय किसी बड़े भवन के नीचे या उसके आसपास भी नहीं खड़े होना चाहिए। टीवी एंटीना या ऊंचाई पर स्थित धातु या अन्य पदार्थों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी आवेश आ सकता है। यदि आप किसी कार इत्यादि में हैं तो तड़ित के समय उसे खुले मैदान में रोककर उसके खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना चाहिए। जी हाँ बच्चों, अगर आप किसी मैदान में हैं या सड़क पर हैं और किसी वाहन के अंदर हैं तो उस वाहन से निकल के आप बाहर मत जाइए। आप क्या कीजिए, वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए और उसी वाहन में आप अंदर रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे।
ऊंचे मकानों भवनों पर तड़ित चालक लगाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये बहुत आवश्यक है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं विद्युत धारा। जब किसी चालक से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। जी हाँ बच्चों, जब आवेश प्रवाहित हो जाता है तो प्रति सेकंड जो दर होती है वो कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, आवेश बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। हमने सीखा कि आवेश की 3 विधियां होती हैं, वो कौन कौन सी? घर्षण, प्रेरण और चालन। बादलों में विद्युत विसर्जन के कारण क्या उत्पन्न होता है बच्चों? तड़ित उत्पन्न होता है। तड़ित आघात से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तड़ित चालक का। तड़ित आघात से लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं, और इनको विभिन्न उपायों के द्वारा हम इनसे होने वाली हानियों से हम बच भी सकते हैं। और आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत धारा। तो बच्चों, हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा ये आपने देख लिया। अब इन्हीं के आधार पे हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा में बताई गई बातों के आधार पे इन प्रश्नों को आप अवश्य हल कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है और इसे आप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।